बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं कि डंडा पीरे बिगड़े तिगड़े था। जो नहीं सुधरे होते हैं उनको सुधारने के लिए डंडा इस्तेमाल किया जाता है। जो सुधरे होते हैं, जिनका अखलाक ठीक होता है, जिनके इक़दार और एतबार ठीक होते हैं, उनके लिए डंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो बिगड़ जाते हैं, जिनको बगैर किसी डांट डपट के और बगैर थप्पड़ खाए हुए ना वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ते हैं, ना वो अपनी सीटें छोड़ते हैं और ना ही वो बजट पास होने देते हैं। पंजाब के अंदर एक बड़ा बहरान पैदा करने की साजिश की गई, लेकिन वो साजिश नाकाम हो गई। वो साजिश इस तरह नाकाम हो गई कि फिर डंडा फड़ना ले डंडा फड़या। उन्होंने जब डंडा चलाया, शटअप कॉल दी, तो फिर हो गए सारे सीधे। तो पंजाब में कल सारा दिन जो तमाशा लगा, उसमें जिस तरह परवेज़ लाई और PTI के लोगों ने बिहेव किया, यानी उसमें ये तय पा गया था कि जी हमने IG और चीफ सेक्रेटरी जब तक इजलास में नहीं आते, हमने ये इजलास नहीं चलने देना। अब चीफ सेक्रेटरी और IG का क्या मसला है? IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से तहरीक इंसाफ वालों की और चौधरी साहब की ख्वाहिश ये थी कि एक तो वो मुनहरफ अरकान पे करें मुकदमे, वो हुए नहीं। जब वज़ारत आला का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे हुई लड़ाई और वहाँ पे पुलिस ने फिर उठा के फेंका बाहर। पुलिस आ गई ईवान के अंदर, क्योंकि ईवान के अंदर जो इस तरह की साजिश की गई तो खून खराबे की और जो ड्रामे किए गए बाद में, चौधरी साहब ने अपनी बाजू भी तड़वा ली। तो ये सारे मनाजर जो है ना, ये लोगों को याद होंगे अच्छी तरह कि क्या क्या ड्रामे हुए। इसका गुस्सा चढ़ा हुआ था चौधरी परवेज़ लाई को। उन्होंने कहा था कि मैं चीफ सेक्रेटरी को बुला के उसके कान फड़ावांगा और उस सामने खड़ा करांगा, उनको डांटूंगा, फिर जनाब IG की जो बेल्ट उतरवा दूंगा उसको डांटूंगा। अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि दोनों अफसरान पेश नहीं होंगे और बिल्कुल चौधरी परवेज़ लाई के सामने पेश होकर सर झुकाकर खड़े होकर चौधरी साहब की डांट नहीं सुनेंगे। उल्टा चौधरी साहब ने पै गया चाड़ा। चौधरी परवेज़ लाई अब कहते फिर रहे हैं कि जी ठीक है, बजट पेश हो जाएगा, फिर असी देखेंगे बजट अप्रूव किमें कराते हैं। 30 जून तक बजट को अप्रूवल आएगी तो हम कट मोशन लगाते रहेंगे। तो उन्होंने ये धमकी इनडायरेक्ट देने की कोशिश की कि हम पीछे नहीं हटे और हम जब तक ये दोनों अफसरान पेश नहीं होंगे, हम पंजाब हुकूमत के बजट में रुकावटें डालते रहेंगे। इसका मतलब ये कि डंडे ने थोड़ा कट असर किया, थोड़ा डंडा और चलेगा तो वो भी काम हो जाएगा, बजट फिर ताड़े बड़े भी अप्रूव करेंगे। दूसरी खबर ये है कि खान साहब का इनकलाब आता है या नहीं, मगर कौम पर जो अजाब आ चुका है वो टलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और वो अजाब है महंगाई का अजाब। और ये महंगाई का अजाब उस वक्त इस कौम पर आया था जब दुनिया भर में महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ वो महंगाई जो है वो शूट कर गई। और अब महंगाई का आलम ये है कि इसके असरात पूरी दुनिया पर नज़र आते हैं और पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आ चुकी है। और कहने वाले कहते हैं कि फिर नौस्ता जांदियाँ ना, यानी इतना आसान नहीं। हुक्मरानों की गलतियों का कफारा उनकी अवाम भुगतती है, उनकी आने वाली नस्लें भुगतती हैं। तो जो गलतियां ट्रंप करके गया, जो गलतियां खास सब करके गए, तो अब उनकी कौम भुगत रही है। अमेरिका में भी तारीख की सबसे बुलंद तरीन महंगाई है। 40 साल तारीख में इतनी कभी महंगाई नहीं जितनी अब हुई है। पेट्रोल जो है वो शूट लगा चुका है, वो बढ़ता जा रहा है कीमत। अमेरिका में तो फिर कंट्रोल है कि उनके पास तेल के ज़खायर मौजूद थे, वो पुराना तेल निकालते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी ने तो तेल ज़खीरा नहीं किया होया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में तेल की कीमत बढ़ती जा रही है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें, खाम तेल की कीमतें वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। तो सारे मुल्कों की करेंसियाँ गिर गई हैं। पाउंड हो, यूरो हो, येन हो, सऊदी रियाल हो, सब करेंसियाँ डॉलर के मुकाबले में गिर रही हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो इस वक्त हॉट करेंसी बन गया। उसके अंदर लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ती जा रही है और बाकी करेंसियाँ सामने लेटती जा रही हैं। डॉलर के ऊपर जो है वो शरह सूद उसमें इजाफे की इतलात है, जिसके बाद डॉलर और बढ़ गया। पाकिस्तान तो वैसे ही बढ़ जाता है, पाकिस्तान आज फिर 205 डॉलर हो गया और इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यानी इन गलतियों का किसको जिम्मेदार ठहराया जाए जिसका आज कौम खेमयाजा भुगत रही है? तो पूरी दुनिया भुगत रही है। हमारे यहाँ सिर्फ मामला डबल हो गया कि जब हमारे यहाँ महंगाई पूरी दुनिया में कम थी तो हमारे यहाँ आसमानों पे पहुँची हुई थी, और जब पूरी दुनिया में महंगाई है तो हमारे यहाँ वो सडनली होनी है। तो इसका मलबा पड़ा हुआ मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि वो किसको संभाले और किसको किस तरह इससे निकले। एक ख़बर जो मुझे समझ में आई वो ये है कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि श्रीलंका में सब्सिडी देने की वजह से वहाँ के हालात ख़राब हुए। तो मुझे याद आ गया, खान साहब गए थे श्रीलंका
और श्रीलंकन सदर से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने आके कहा कि मुझे श्रीलंकन सदर ने बड़े मुफीद मशवरे दिए और मैंने उन मशवरों पे अमल करने का फ़ैसला किया। उसके बाद उन्होंने आके पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 10 रुपये कम कर दिया, बिजली कीमत भी कम कर दी, सब्सिडी दे दी और फिर क्या हुआ, IMF के साथ वादा शिकनी हो गई, आवाम को उन्होंने दे दिया रिलीफ अपने वोट बैंक को, यानी उनका मुंह बंद करने के लिए या कुछ भी। उस वक्त चूँकि महंगाई बड़ी तेज़ थी तो उनका ख्याल था मेरे खिलाफ महंगाई की वजह से तरीके एतमाद आ रही है, मैं महंगाई कंट्रोल कर लूँगा और लोगों को रिलीफ दे दूंगा तो लोग कहेंगे जी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तख्ता उनका फिर उलट गया, उनकी लोगों ने नीचे से कुर्सी खींच ली। अब मुझे समझ आई है कि ये सब्सिडी देने वाला फार्मूला आया था श्रीलंका से और श्रीलंका में भी उसका अंजाम क्या हुआ कि वो आपको पता है दिवालिया हो चुका है। तो खान साहब ने एक अनाड़ी से मशवरा लेके पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, यानी हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो श्रीलंकन वाले डूबे, उन्होंने सानू भी जड़ा डबो दिता। ये सब्सिडियों का असर है। मतलब ये कि अगर हुकूमतें बोझ अपने ऊपर ले लें तो आवाम पे ना डालें, ये एक बड़ा अच्छा अमल है। लेकिन जिन हुकूमतों के पास पैसा हो वो ये काम कर सकती हैं, लेकिन जिन हुकूमतों के पल्ले कुछ नहीं है वो बेचारे बोझ अपने ऊपर लेंगे तो फिर वो उन्होंने कशकोल उठा के फिरना ना। तो यही है साढ़े नाल कि हुकूमत के कोल पल्ले कुछ है नहीं सी। खान साहब ने 3 अरब लेता सऊदी अरब को, सऊदी अरब से लिया 3 अरब लिया, दुबई से UAE से लिया 2-2.5 अरब रुपया, चाइना से लिया, कुछ इंडोनेशिया से लिया, ख़जाने के अंदर 10-12 अरब डॉलर तो उन्होंने वो डाला। और फिर रेमिटेंस आए तो वो 20-22 अरब डॉलर हो गए। फिर पता चला कि जी वो रेमिटेंस जब ड्रॉप होना शुरू हुए तो पता चला वो 10-12 अरब डॉलर ही छोड़ कर गए हैं और ये वही है जो दोस्त ममालिक का है, ख़जाना तो खाली है। तो फिर सब्सिडी दे के फिर इसका मतलब हम पे ऊपर वो कर्जा चढ़ा गए, यानी ये वही है कि आपने घर का सारा सामान जो है वो किस्तों पे ले लिया और घर भर लिया और किस्तें देने के पैसे नहीं है, तो फिर लोग की करेंगे, सामान चुक के लेके जाएंगे या तानु चुक के ले जाएंगे। तो पाकिस्तान को इस वक्त उन्होंने वो हाल किया पाकिस्तान का। दुनिया भर में महंगाई अलग बात है। तो एक तो ये हो गया, ये भी खान साहब का किया दरा सामने आ गया। और हमारी हुकूमत वो बार बार वो चूँकि उनके पाँव नहीं टिक रहे, वो कह रहे हैं जनाब महंगाई होनी है, और डर दे मारे उन्होंने अभी कह दिया कि जनाब आगे फिर महंगाई आ रही है। पेट्रोल में अभी सब्सिडी बाकी है को 25-30 रुपये और डीजल पे 55 रुपये। तो गल जी है वो 250-300 वाले जा रही है। जो कहते हैं उनके मुखालफिन वो ठीक ही कहते हैं कि जनाब महंगाई हो रही है और महंगाई जा रही है। तो एक और ख़बर है, वो ख़बर है जो यानी एक पास से यह हो रहा है और दूसरे पास से वो जोड़ा कहते हैं ना खान साहब और उनके साथी, और ये तो अपने मुकदमात ख़त्म कराने आए हैं और ये क्लीन चिटें लेने आए हैं। और कुछ बात इसी किस्म की लगती है क्योंकि क्लीन चिट मिल गई है खान साहब के लिए। 2 बुरी ख़बरें हैं। वो उनका ख्याल था कि FIA के हवाले से कि शहबाज शरीफ क्लीन चिट मिल गई तो बड़े नेक ख्यालात थे, वो पूरे हो गए। अदालत ने ये फैसला सामने आ गया, उनका तहरीरी हुक्म जारी कर दिया जो अबूरी ज़मानतों के हवाले से 2-3 रोज़ पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत हुई थी। अब उसका तफसीली फ़ैसला कल आया, थोड़ा लेट आया था, तो अब उसकी तफसील कुछ सामने आई है। 22 सफ़हात में मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, रिश्वत के इल्ज़ाम पर अभी कोई करप्शन, रिश्वत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर ट्रायल में मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। और तफ्तीशी अफसर ने पुलिस डायरी में आज तक ये नहीं लिखा कि इन्हें तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान की खरासत दरकार है, यानी शहबाज शरीफ और हमजा को गिरफ़्तार करना है। और FIA ने तो गिरफ़्तारी मांगी नहीं, उस वक्त भी नहीं मांगी जब खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी नहीं मांगी जब शहजाद अकबर पीछे पड़ा हुआ था और शहजाद अकबर के अफसर FIA में जो उन्होंने लगाए थे अपने मनपसंद अफसर, वो इनको ग्रिल कर रहे थे। केस देखे कितना दिलचस्प है। फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक FIA ने लिखा कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट के नाम पर शहबाज शरीफ को 14 मिलियन दिए। FIA ने आज तक उस सियासतदान का नाम नहीं बताया, FIA उसका नाम तक नहीं बता सकी और ना ही मुकदमे में सियासतदान के नाम का कोई जिक्र है, ना उस मुबैना सियासतदान की तरफ से कोई एविडेंस दिया गया कि जी मुझसे लिए गए थे, होएगा तो देगा ना। तो ये एक जाली केस बनाया गया। तो फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन कोई एक शवाहद भी पेश नहीं कर सकी जिससे ये साबित हो सके कि शहबाज शरीफ जो है वो रमज़ान शुगर मिल के शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर हैं। हमजा शहबाज ज़रूर CEO रहे हैं, लेकिन FIA कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि हमजा शहबाज के कहने पे ये अकाउंट खोले गए थे। जेल में तहकीकात की गई शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज से, और उसके बाद FIA 5 माह तक खामोश रहा।
दोनों की आमदन से ज़ायद सासों के केस में जमानत मंजूर होने के बाद उन्हें दोबारा कॉल अप नोटिस भेजे गए। अदालती फैसले ने कहा कि ये जाहिर करता है FIA की बदनीयती को और इसलिए इनकी अबूरी ज़मानतें जो है वो उनकी तौसीक की जाती है। रिमार्क्स आर्जी हैं, ऐसे रिमार्क्स से केस के मेरिट और ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब उनकी जो यानी ये क्लियरेंस हो गई कि जनाब कोई चक्कर नहीं का, गिरफ्तार होंगे और वो इसलिए मुकदमा रखा गया है कि जी इनके ऊपर तलवार लटक रही है कि हमदा शहबाज और शहबाज शरीफ ज़रा दाएँ बाएँ हों, फिर इनके ऊपर वो तलवार लटकाई जाए और इनको भी रखा गया है, यानी इनको भी खौफ की फ़ज़ा में रखा गया है, इनके ऊपर भी चेक रखा गया है। और ये रखा जनाब उन्होंने जिन्होंने खास साहब की टांगें चुक देती हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें यानी ये क्लियरेंस हो गई। हूँ खास साहब को की रह गया, खास साहब को तो देखिए खास साहब जो चाहते हैं ना, उनके एक बड़ी क्लियर बात है, जो खास साहब चाहते हैं वो नहीं होना, और जो खास साहब अदलिया से चाहते हैं वो नहीं होना, जो खास साहब फौज से चाहते हैं वो नहीं होना, जो खास साहब मौजूदा हुकूमत से चाहते हैं वो भी नहीं होना, और जो खास साहब अवाम से चाहते हैं वो भी नहीं होना। तो होना फिर की है, होना फिर ये कि हम तुम होंगे बादल होगा और अक्स में सारा जंगल होगा। खास साहब ने अवाम को आवाज़ दी निकलो बाहर, तो कोई नहीं निकला, वो सबको नज़र आ गया। खान साहब ने फ़ौज को कहा दोबारा इलेक्शन कराएं, न्यूट्रल अपनी गलती को सुधार लें, उन्होंने क्या खलो जा ताड़ी ऐसी तैसी सुधारते हैं गलती। वो जो आप करके गए हैं शुक्र करें आप बाहर घूम रहे हैं, अभी आपको कुछ कहा नहीं जा रहा, अभी आपको खुला छोड़ा गया है कि अभी हाले कुछ नहीं कहना, ज़रा हाथ हौला रखो, देखते हैं, वेट एंड सी। और फिर अदलिया को जी अदलिया मुझे इजाज़त दे दे कि मैं पुरअमन मार्च कर लूँ, एक कभी उनको भेज रहे मरासला, तो वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, वहाँ से भी नामुराद। तो खान साहब जो है वो मुरादें बांटते बांटते अब नामुराद हो गए हैं। उनका घर मुरादों वाला घर था ना, मनी गाला, बड़े बड़े लोगों को मुरादें मिलती थी। वो एहसन गुज्जर और उनकी बीवी क्या नाम फरा और गोगी, वो मुरादें लेने जाते थे उनके घर पे, और उस मुरादों के एवज़ नजराने भी देते थे, उनको कोई और नजराने देता था, और सारी आमदरफ्त का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। पता लग गया कि जनाब इन एहसन गुज्जर और फरा और गोगी, जिसको खान साहब की फ्रंट वूमेन कहा जाता है कि जिन्होंने माल कमा के वहाँ पहुँचाया बनी गाला, उनकी बनी गाला में आमदरफ्त का रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। हालांकि वहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते थे और वहाँ पे आमदरफ्त का रिकॉर्ड स्पेशल ब्रांच वाले रखते थे, और ये सिक्योरिटी पर्पज़ से होता है कौन आया कौन गया, क्या किया क्या नहीं किया। तो कहा यह गया था जी हमारे घर के फ़र्द है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, और मना किया गया इनका रिकॉर्ड नहीं रखना, क्योंकि कल को कोई सबूत ना मिल जाए। वो तफ्तीश हो रही है ना, वजारत दाखिला तफ्तीश कर रही है, उनको पता लग गया, वो रिकॉर्ड छानते छानते पहुँच गए यार कितनी बारी बनी गाला च गए, उन्होंने क्या जी पता नहीं जनाब, तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं, कहा गए ही नहीं। उन्होंने कहा जी आते तो रोज़ थे और खाली हाथ नहीं आते थे, लेकिन हमें मना किया गया था कि रिकॉर्ड नहीं रखना, तो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था, ऊपर से ऑर्डर था, तो हमने नहीं रखा रिकॉर्ड। तो एक तरफ तो ये हो रहा है कि जी उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि यानी कोई ऐसा बड़ा वाक़या सानहा हादसा हो जाता तो कोई ज़िम्मेदार ना होता, क्योंकि वो घर के फ़र्द थे। जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस आने वाले तमाम अफराद का मुकम्मल रिकॉर्ड रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अमला एंट्री गेट पर आने वाले और हर गाड़ी के नंबर के साथ रजिस्टर में एंटर करते हैं। ये पॉलिसी दौरा करने वाले तमाम वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सियासतदानों, सरकारी अफसरान और जो पर्सनल कैपेसिटी में मिलते हैं सबका रिकॉर्ड होता है। लेकिन वहाँ पे फराग गोगी का और एहसन गुज्जर का रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि वो करामात वाला वो वही करा जहाँ नजराने चढ़ाए जाते थे, फिर नजराने चढ़ाने वालों को की मुरादें पूरी की जाती थी। तो मनते मुरादें पूरी करने वाली जो दरगाह थी वो तो मुझे लगता है उजड़ गई है, अब उसमें वो शायद वो असर नहीं रहा, वो करामात फीकी पड़ गई हैं, क्योंकि जो मन्नतें मुरादें पूरी करते थे वो अब मुरादें मांग रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं और मिन्नत भी कर रहे हैं। मन्नत और मिन्नत दोनों का गहरा ताल्लुक होता है, तो दोनों काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से मन्नत पूरी हो जाए। लेकिन जो कहने वाले कहते हैं जनाब हो ना मन्नत पूरी होनी है ना मिन्नत पूरी होनी है, किसे करो खैर नहीं मिलनी। खान साहब ने उधर से भी ना है, अदलिया मुझे बताए मैं बताएगी तो मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, फ़ौज इलेक्शन करा दे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अवाम बाहर निकल आए तो मैं यूँ कर दूंगा, तैयारी कर ले। तो खान साहब को ना किसी पासों खैर नहीं पै रही, धमकियाँ वैसे लगाते हैं वो। तो एक तरफ से उनको ये नाउमीदी और मायूसी हो रही है, और उसकी वजह सीधी सीधी है कि जो कुछ उन्होंने किया है
उसका हम तो भुगत रहे हैं, तो उनको भी तो भुगतना है ना, उनको भी तो इक़्तिदार से महरूमी के कुछ अर्सा गुजारना चाहिए ना, ताकि उन्हें पता चले कि जनाब मैंने क्या किया, क्या गलतियाँ की हैं। वो ज़रा इक़्तिदार से बाहर आएँ तो ज़रा सीखें, सीख वो रहे हैं। वैसे आजकल अपने पुराने साथियों को बुला बुला के बता रहे हैं कि जी मुझसे गलती हो गई, जो मैंने काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ केस जो है वो खोल दिया, मुझसे गलती हो गई जी, जंगीर तरीन और अलीम ख़ान उनको मैंने साथ में लाया हुआ था, वो गलत लोग थे, वो गलत मशवरे देते थे, क्योंकि उन्होंने नाल नहीं ATM मशीना सन। अब वो ATM मशीनें नहीं रही तो बुरे हो गए। फिर वो खान साहब ने कहा वो इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, यानी जिसके कंधे पे आप सवार होकर आए, जो आपको उठा के लाए ताबूत आपका, आप उन्हें कह रहे जी अब उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो पहले सोचना सी ना, उस वक्त नहीं ख्याल आया। तो अब खान साहब को अपनी गलतियों का एहसास है या नहीं है, लेकिन अब वो वजह ये कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो कोई ना कोई सहारा, कोई इशारा, ना रिटायर्ड फ़ौजी काम आ रहे हैं, ना वो अस्करी जर्नल काम आ रहे हैं। वो बेचारे 7-8 जर्नल थे, उन्होंने खान साहब के साथ ज़रा हमदर्दी दिखाई, उनकी पेंशन ही बंद हो गई, उनकी अलाउंसेस बंद हो गए, उनके मेडिकल बंद हो गए, सारी मराद बंद है। अब वो कह रहे हैं कि ना बसी की पंगा ले लिया खान साहब थे। और खान साहब में गुलामी से निजात और वो देना निकले बाहर। फिर क्या डरना कि अवाम साथ है कि नहीं है, निकले बाहर और जाके बैठ जाए इस्लामाबाद और ले आज़ादी, गुलामी के तौक गले से निकाल लें और निकाल बाहर फेंके। मुझे ऐसी कौम चाहिए, मैंने बड़े काम किए। वो मैं देख रहा था किसी ने वो बनाई हुई है अपना एक वीडियो, खान साहब ने जो बड़े काम किए। उन्होंने कहा जनाब खान आया, उसने देखा कि जनाब लोग सड़कों पे सोते हैं, तो उसने कहा इनके लिए शेल्टर होम बना दें, पनाहगाहें बना दें। फिर उन्होंने कहा देखा कि जो लोग जो है वो कारोबार करते हैं तो उनके पास सोने की जगह नहीं, तो उनको पनाहगाहें बना दें, लंगर खाने खोल दें कि ताकि अपना माल बेचे और लंगर खाना खोल दें। वेरी गुड, बहुत से काम किए, ये काम तो ज़बरदस्त काम है, उनके लिए उनको सलूट करना बनता है। फिर उन्होंने कहा जी वो खान साहब ने फिर रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बना ली, 3 काम। और चले रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने पर उनको सलूट पर यकसा नसाब, वो तो खैर नाफज नहीं हुआ। तो ये 4 काम किसी ने गिनवाया कि ये बहुत बड़े काम कर गया। और 5 सारे 4 काम हो गए, असी तो भुखे मर गए। वो लंगर खाने खोलते खोलते आपने पूरी कौम को लंगर खानों पर डाल दिया। अब पूरी कौम जो है वो सोच रही है कि घरों में रहे कि पनाह गाहों में रहें। अब इतनी पनाह गाहें और लंगर खाने भी नहीं है कि इस महंगाई के दौर में कोई जाके वहाँ गुजारा कर ले। तो वो सारा जो एक ड्रामा किया था, ड्रामा था। ये लंगर खाने पनाह गाहें वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ कौम खुशहाल होती है, जहाँ पे मुखैर हज़रात या गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स होते हैं कि वो बांट सके। ये तो है कि भुखे ने जफ्फी मारी, दोनों गश पै गया। तो ये हमें मतलब ये सिर्फ वोट बैंक के लिए और लोगों को जो करने के काम है। देखिए मुल्क चलाने के लिए आपको नंबर 1 सबसे पहले इकॉनमी ठीक करनी पड़ती है, फिर आपको दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने पड़ते हैं ताकि आप आइसोलेट ना हो जाए, कारोबार कर सकें। तो हुकूमत जो है वो सारी के सारी कारोबार से जुड़ी हुई है। हुकूमत मुखैराती और ये मुखैर कामों के इससे ज़्यादा वो मलिक रियाज काम करता है। मलिक रियाज को वज़ीर बना दें, वो करते हैं अपना। ईदी साहब तो बहुत ही करते थे, अभी और वो छिपा साहब भी करते हैं, रमज़ान छिपा साहब, और वो सैलानी ट्रस्ट वाले भी करते हैं। उन्होंने कई लंगर खाने खोले हुए हैं, कई पनाहगाहें खोली हुई हैं, बहुत सारी महाफिल कराते हैं, वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लोगों को बहुत कुछ देते हैं। तो उनको बना दें। तो जो हमारे दोस्त अहले यूथ खास की इन खूबियों के कायल हो गए ना कि उन्होंने लंगर खाने पनाहगाहें खोली और फिर इस तरह की यानी काम किए, उनको फिर थोड़ा सा ना एजुकेट होने की ज़रूरत है। मुल्क इस तरह नहीं चलते, और मुल्क चलाने के लिए आपको और बहुत से काम करने पड़ते हैं। अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज चाहिए होती है। कमाओगे तो किसी को दोगे ना, अब कमाया मूल नहीं और दे दिया चले आप हातमताई हो गए। लेकिन हमें हातमताई की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एक समझदार किस्म के हाकम की, और वो खान साहब नहीं थे। तो अब वो बेचारे ज़ाहिर है अभी उनको बेचारी कहा जा सकता है, हमारे दोस्त बुरा मनाएंगे, लेकिन अकड़ नहीं गई। उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, और जी वो मुझे मराहत नहीं मिली, यानी उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया जी मैं वज़ीर आला था और मुझे जो ड्यू मेरी मराहत है मुझे वो नहीं दी गई। हमें बताते हैं जी कौम बड़ी मुश्किल में है, ख़जाना खाली है, और ये अपना मराहत मांग रहे हैं जी मुझे सारी मराहत दें। मैं पंजाब का मिनिस्टर रहा हूँ और 23 मई से मुझे साबिक़ वज़ीर आला की मराहत नहीं दी जा रही, क्योंकि नहीं दी जा रही होंगी
लेकिन उनको तो चाहिए था वॉलंटियर कर देते कि जाए जी, कौम के ऊपर हम नज़र नहीं डालते। लेकिन वो जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब वो कहते हैं मुझे भी सिक्योरिटी पूरी चाहिए, और उनके वज़ीर आला साहब वो कहते हैं मुझे भी जनाब मुराद चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, और कौम जो है वो उसको ट्रक की बत्ती की वजह सब नहीं लगाया हुआ है। खजाने जी पैसा नहीं है जी, पेट्रोल महंगा कर दो और वो महंगा कर दो, तो कौम तो ये बर्दाश्त कर लेगी। कौम को तो आप कहें जी मुल्क को बचाना है, कर्ज उतारो, मुल्क उतारो, कौम मैदान में आ जाएगी। कौम को आप कहेंगे जी बाहर से डॉलर भेज दो, कौम डॉलर भेज देगी, भेजते ही रहे हैं। कौम कहेगी तो कौम को आप कुछ और कहेंगे, वो कौम करने को तैयार है, लेकिन आप भी तो अपने पाँव पे कुछ खड़े हों, कुछ कौम को के लिए मिसाल तो बने हैं ना। कोई मिसाल तो बन नहीं रहा। और यहाँ पे हमें सादगी के दर्स किए जा रहे हैं, ख़ुद वो हलवा पुलाव खाते जा रहे हैं। ये तो जिस तरह वो एक ज़माने में बाज़ लोगों के बारे में कहा जाता था ना, दीनी रहनुमाओं के बारे में, कि जी ये साथ वाले घर में ख़त्म है तो आ जाए, तो पूछा क्या है बनाया हुआ, तो उन्होंने कहा जी वो बस सादा सा काम रखा हुआ है, कोई दाल रोटी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। और फिर कोई एक साहब आए, उन्होंने कहा क्या पकाया, उन्होंने कहा जी हमने तो हलवा पकाया। उन्होंने कहा कहाँ पे रहते हो, उन्होंने कहा जी वो कोई 10 मील दूर। उन्होंने कहा बस ये साथ ही। तो भाई जिनको हलवा चाहिए वो 10 मील भी उन्हें नज़दीक लगता है, और जिनको मनपसंद ना मिले दूसरों से छीनने चल पड़ते हैं। उन्हें बस अपने से गर्ज है कि हम किसी तरीके से ठीक रहें। चलते चलते आखिर में आपको बताएं कि जो असल हो रहा है वो ये है कि जनाब डॉलर 250 का हो गया, बिजली का बहरान है और बिजली कीमत में को 4 रुपये इजाफा हो गया है। ये भी महंगाई के इस दौर में और बुरी ख़बर है। मैंने कहा बुरी ख़बरों का सिलसिला ज़रा आखिर में रखें, ताकि और के इलेक्ट्रिक जो है वो भी बिजली बढ़ाने के लिए कोर्ट में चला गया नेपरा के पास, और उन्होंने भी कुछ 4-5 रुपये बिजली बढ़ाने का फ़ैसला किया, जो कि जनवरी से मार्च के बिलों में लागू होगी। तो इस किस्म की ख़बरें हैं महंगाई के वाले से। पेशावर में नान भाई हड़ताल करके बैठे हुए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के ऊपर लोग मुजाहरे कर रहे हैं। तो ये मुल्की हालात हैं, और सियासत कहती है कि नहीं जनाब हम आपस में लड़ेंगे, किसी का बजट इजलास नहीं अप्रूव होने देंगे। किसी कोई वो सदर मुमलकत बैठे हैं, वो अमेरिका से सफ़ीर आया है, उसको अभी तक उन्होंने मुलाकात का शरफ़ ही नहीं बख्शा। ये नहीं अंदाज़ा लगा ये हुकूमत चलाने आए। ये सीरियस किस्म के ये ना यानी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तो लगता है कि इन सबको किसी जहाज़ में बिठा के ना वो केटी बंदर में या गुद्दू बंदर में छोड़ आएँ, पागल खाने छोड़ आएँ। इन्होंने पूरी कौम को पागल बना रखा है। तो आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला या इनसे हमारी जान छुड़ाए, या फिर हमें इतना खुशहाल कर दे कि हम इनके मोहताज ना हों। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल।